वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं पॉलिटी लेक्चर के साथ। हमारा ये लेक्चर पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 9 पर आधारित है। चैप्टर में लोकतंत्र और सरकारों के प्रकारों के बारे में चर्चा किया गया है। हम भी इसी टॉपिक पर आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे दुनिया भर में शासन की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, शासन का स्वरूप कैसा होता है, लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली आज के समय में क्यों है, इसका क्या कोई इतिहास भी रहा है या नहीं, आदि तमाम टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे जो इस बुक के चैप्टरों में दिया गया है। चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले चाणक्य यानी कौटिल्य के एक स्टेटमेंट से दी गई है जो कि अर्थशास्त्र से लिया गया है, जिसमें शासक के कार्यों का 3 स्तरों पर जिक्र किया गया है। कौटिल्य ने कहा है कि शासक का कार्य है जनता के बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, देश में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा योगक्षेम करना, यानी जनता के कल्याणकारी कार्यों को करना या जनता के कल्याण के लिए सब कार्य करना। चैप्टर की शुरुआत अर्थशास्त्र की इसी स्टेटमेंट से होती है। आगे के उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बुक्स में उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। हम सीधे चले आते हैं कि लोकतंत्र क्या है और इसके कितने स्वरूप होते हैं और ये कैसे काम करती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के अलावा और कौन कौन सी शासन की व्यवस्थाएं हैं। स्टूडेंट्स, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने शासक को खुद चुनती है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट बुक्स में भी दिया गया है और आपने भी शायद पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अपने लिए अपने ही शासक को चुनती है, यानी जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये अब्राहम लिंकन का फेमस परिभाषा है जिसका इस्तेमाल आज भी विभिन्न अलग अलग विद्वान मंचों पर करते हैं। टेक्स्ट बुक में भी इस बात का आपको दोहराव मिलेगा या मिलता है। अब सवाल है कि लोकतंत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्या अन्य भी सरकारें इतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं हैं, ये भी एक सवाल है। तो दुनिया भर में लोकतंत्र के अलावा आपको कहीं राजतंत्र भी मिलेगा, कहीं धर्मतंत्र वाली शासन व्यवस्था भी मिलेगी, कहीं अधिनायक तंत्र का भी जिक्र हम करेंगे आगे, कहीं ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र वाली व्यवस्थाएं भी काम करती है। पर इन सबसे लोकतंत्र को बेहतर शासन प्रणाली मानने के कुछ ठोस कारण हैं। जैसे लोकतंत्र जो है वह अपने ही जनता के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें शासन या शासक का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, लोगों को समानता के अधिकारों को देना होता है, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान। लोकतंत्र अपने जनता को स्वतंत्रता प्रदान करती है, कुछ बुनियादी कार्य करती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि का निर्माण लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। इसके अलावा सरकारें अपनी चुनी हुई जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती हैं। ये एक बेसिक डिफरेंसेस है जो शायद अधिनायक तंत्र में नहीं था, जो शायद धर्मतंत्र में भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। ओलिगार्की व्यवस्था में भी हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये सारी बातें लोकतंत्र की खूबियां हैं। आज की तारीख में विश्व में अधिकांश देशों में संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस के साथ कुछ मूलभूत विशेषताओं को लेकर काम करती है। जैसे लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं, जैसा अभी हमने बताया कि सरकारें समानता का सिद्धांत लागू करती हैं, सबको स्वतंत्रता, बुनियादी अधिकार देती हैं और नियम कानून भी बनाती हैं सरकारें। तमाम बातें ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखी जाती है। अब सवाल है कि ये सरकारों में जो भिन्नता होती है इसके क्या कारण है। तो हर एक देश का अपना इतिहास होता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, वहाँ के रहने वाले लोगों की जीवन शैली भी अलग अलग होती है। इसलिए लोग अगर लोकतंत्र को चुनते भी हैं तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है, वहीं ब्रिटेन में संवैधानिक लोकतंत्र की परंपरा है। भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसे अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, उसमें जनता की डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती, जबकि ब्रिटेन में या अमेरिका में जहां राष्ट्राध्यक्ष हैं,
जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर जनता सीधे अपने हेड ऑफ द स्टेट को चुनती है। तो ये अलग अलग देशों की शासन प्रणालियों में लोकतंत्र होते हुए भी चुनने के तरीके अलग अलग हैं। हम इसे और भी क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर कमोबेश डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया में लगभग हमारा जो कार्यपालिका का स्वरूप है एक ही जैसा है, यानी वहाँ भी संसदीय प्रणाली है, वहाँ भी प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। भारत में भी जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। भारत में राष्ट्रपति व्यवस्था भी है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया की तरह है। शासन का सारा काम, सारा जिम्मेवारी या जो पावर आप समझे वो प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। यही व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन कुछ और देश जैसे दक्षिण साउथ कोरिया आप देख लीजिए या अमेरिका देख लीजिए, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। संसदीय लोकतंत्र में सरकारों का चुनाव होता है, इसमें एक चुनाव प्रणाली पाई जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव की व्यवस्था होती है लोकतांत्रिक प्रणाली में। भारत में हर 5 साल में ये चुनाव होता है, अमेरिका में यही चुनाव हर 4 वर्षों के बाद होता है। तो अपना अपना सिस्टम है। हम यहाँ यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दुनिया भर में तो है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ भी। कहीं चुनाव 4 वर्षों का होता है, कहीं राष्ट्राध्यक्ष जो है वो डायरेक्टली जनता द्वारा चुना जाता है, और कहीं वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। अब बात करते हैं कि जो सरकारों के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सरकारों के जो विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे अभी हमने बताया कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं धर्मतंत्र है, कहीं अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप था, अब तो खैर नहीं है, और कहीं ओलिगार्की सिस्टम या अल्पतंत्र की जो व्यवस्था है वो है। राजतंत्र की अगर बात करें तो इसका उदाहरण वर्तमान में आप यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में देख सकते हैं, जहां संवैधानिक राजतंत्र है। इसी के अलावा सऊदी अरब में भी राजतंत्र की व्यवस्था है। दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि सऊदी अरब में जो राजतंत्र है वह निरंकुश राजतंत्र है। राजतंत्र भी 2 तरीके का होता है, एक निरंकुश राजतंत्र होता है और दूसरा संवैधानिक राजतंत्र। इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वह संवैधानिक राजतंत्रीय व्यवस्था है, जहां राजा या रानी का पद बना हुआ है वह संवैधानिक तरीके से बना हुआ है, संविधान में उनका जिक्र है। हालांकि इंग्लैंड संसदीय ही लोकतंत्र है, वहां भी डेमोक्रेसी है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम वहां काम करती है। वहां भी प्रधानमंत्री हैं, उनका भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके भी चुनाव होते हैं। पर भारत में राजा का या रानी का पद का कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, जबकि इंग्लैंड में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहाँ के राजा या रानी होते हैं। तो राजतंत्र की ये विशेषता है जो लोकतंत्र से डिफरेंट होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजतंत्र निरंकुश राजतंत्र होता है और दूसरा संवैधानिक राजतंत्र। अगला जो सरकारों का स्वरूप है दुनिया में कुछ देशों में है, उसे हम धर्मतंत्र कहते हैं। धर्मतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें शासक का जो मुखिया होता है, शासन का जो मुखिया होता है वह धार्मिक व्यक्ति होता है, धार्मिक सर्वोच्च नेता होता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण आज के समय में ईरान है। ईरान भी एक रिपब्लिक देश है, गणराज्य है, लेकिन वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो धार्मिक नेता है। जो अभी इससे पहले अभी जो वार चल रही है ईरान में, उसमें खामेनेई का नाम आपने सुना था, वो वहाँ के सर्वोच्च सुप्रीम लीडर थे। ईरान में भी धर्मतंत्र व्यवस्था होते हुए भी वहाँ भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, लेकिन इन सबके ऊपर वहाँ के धार्मिक नेता होते हैं। इनका चुनाव धर्म गुरुओं की एक सभा द्वारा किया जाता है, और इनका पद, ईरान में जो सर्वोच्च नेता है उनका पद जीवन पर्यंत तक होता है। तो ये है धर्मतंत्र की व्यवस्था। अगला जो टॉपिक है वह है सरकारों का जो स्वरूप का जो टॉपिक है वह है अधिनायक तंत्र, जिसे डिक्टेटरशिप भी हम अंग्रेजी में कहते हैं। आपने एक द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हिटलर का नाम सुना हुआ। हिटलर का शासन डिक्टेटरशिप का बहुत ही सटीक उदाहरण है।
डिक्टेटरशिप ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार का जो मुखिया होता है वह स्वयं के प्रति ही जवाबदेह होता है, ना कि जनता के प्रति। उसे लोकतंत्र की तरह जनता को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी डिफरेंट सोच है, और इसी वजह से ये सरकारें जिन्हें आप डिक्टेटरशिप कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में इनका यूज़ किया जाता है। अगर आज भी किसी राज्य की सरकार पर कोई कहता है कि वहाँ का शासन का जो मुखिया वो डिक्टेटर जैसा है, तो आप समझ लीजिए कि वो उनकी बड़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो उनका नकारात्मक स्वरूप पेश कर रहा है। डिक्टेटरशिप का एक और उदाहरण युगांडा में है। अफ्रीकी देश युगांडा में है, जहाँ के शासक ईदी अमीनी थे, जो एक बहुत बड़े सैन्य तानाशाह थे। तो अब अगला जो पॉइंट है वह है ओलिगार्की, यानी अल्पतंत्र। दुनिया में, हालांकि प्राचीन काल में ग्रीस में ओलिगार्की व्यवस्था होती थी। ओलिगार्की का अर्थ होता है अल्प समूहों का शासन, यानी अल्पतंत्र, जिसमें कुछ ही लोग, कुछ ही परिवार के लोग शासन कार्य देखते हैं, संभालते हैं, जो लोकतंत्र के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लोकतंत्र में शासन का कार्य प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जबकि ओलिगार्की व्यवस्था में यह कुछ खास लोगों के समूहों द्वारा किया जाता था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक आज भी जब लोकतंत्र की आलोचना करते हैं तो वो इस बात के जिक्र करते हैं कि भारत जैसे लोकतंत्र में कहीं न कहीं ओलिगार्की व्यवस्था फिर से आ चुकी है, जिसमें शासन कुछ ही परिवारों, कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज के परिवारों द्वारा चलाया जा रहा है। ये उनकी आलोचना में ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के स्वरूप और सरकारों के जो भिन्न भिन्न स्वरूप है उसके बारे में ये चर्चा था। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका कुछ ऐतिहासिक पक्ष भी है क्या। जैसे हमने गणराज्य का जिक्र किया, तो प्राचीन भारत में आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इतिहास के कई सारे ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। इन 16 महाजनपदों में, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर भारत में स्थित थे, उसमें लगभग 2 राज्यों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी रिपब्लिकन सिस्टम था। उनमें से एक है वज्जी महासंघ। वज्जी एक महाजनपद था जो उत्तर बिहार में वैशाली में स्थित था। वैशाली उसकी राजधानी थी, जो उत्तर बिहार में लगभग मुजफ्फरपुर के आसपास मेरे ख्याल से स्थित था। वहाँ भी रिपब्लिकन सिस्टम थी, यानी वहाँ जो गणराज्य, वज्जीय गणराज्य था, और गणराज्य का जो मुखिया होता था उसे वहाँ की प्रतिनिधि सभा चुनती थी, उसका चुनाव होता था। और उनकी व्यवस्था प्राचीन काल में बिल्कुल लगभग आज के की तरह निर्वाचन वाली व्यवस्थाएं थी। एक और एग्जाम्पल इसी टेक्स्ट बुक में दक्षिण भारत में तमिलनाडु का दिया गया है, जहां पर 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजाओं के समय ये व्यवस्था वहां मौजूद थी। चोल राजा दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उनका शासन था, और तमिलनाडु के वैकुंठ पेरुमल मंदिर में एक शिलालेख मिला है, जिसे उत्तर मेरु शिलालेख कहा जाता है। उस शिलालेख में उस समय के स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है कि कैसे वहाँ के स्थानीय जो संस्थाएं होती थी, जो ग्राम सभाएं होती थी, उनका चुनाव कैसे होता था, उनकी बैठकों के बारे में इस स्रोत में जिक्र किया गया है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो अचानक से उपजी हुई नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में भी उनका उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता है। और केवल भारत ही नहीं, प्राचीन रोम में, प्राचीन यूनान में, ग्रीस में भी ऐसी व्यवस्थाएं कमोबेश थी। स्टूडेंट्स, आपको इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि आप इस बात को क्लियर कर लीजिए कि लोकतंत्र का जो शासन का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये हमेशा यूनिफॉर्म पैटर्न पे कभी नहीं रहा है। ये समय के साथ अपने अनुभवों को सीखते समझते हुए इसमें एडजस्टमेंट होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में दुनिया में जो सबसे प्राचीन लोकतंत्र है वो अमेरिका है। अमेरिका 1976 में आज़ाद हुआ था, 1776 में आज़ाद हुआ था,
और 1787 में अमेरिका एक लोकतंत्र बना, जब वहाँ उनका संविधान पूरा हो गया। उसके बाद 1848 में स्विट्जरलैंड लोकतंत्र बना। भारत 1947 में लोकतंत्र बना। भारत के 2 साल बाद 1949 में जर्मनी एक लोकतंत्र बना। और सबसे लेटेस्ट लोकतंत्र बनने का उदाहरण नेपाल का है, जो 2008 में नेपाल में संसदीय लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ सरकारें 1776 में बन गई थी और कुछ 2008 में बन रही हैं। तो इनके अपने देश के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास आदि का इसमें योगदान है सरकारों को बनाने में और उनके अनुभवों को सीखने में। इस तरह लोकतंत्र लंबे समय से चलते हुए अपने आप को नए नए स्वरूपों में और मजबूत करता गया है। लेकिन यहाँ आपको इस बात को समझना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतर है, ऐसा नहीं है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं। और आप अपने टेक्स्ट बुक में भी चाहें या इंटरनेट से भी इनको देख सकते हैं। भारत में जैसे एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, आप उनकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि लोकतंत्र में कहाँ कहाँ कितनी चुनौतियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भ्रष्टाचार के उदाहरण आपको मिलेंगे, चुनाव में धांधली या कई तरह की भाई भतीजेवाद, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष को दिखाती हैं। तो जहाँ इसकी खूबियाँ हैं वहीं इसकी कमियाँ भी हैं। लेकिन शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शासन का उद्देश्य होना चाहिए जनता के कल्याणों को आगे बढ़ाना, जनता का कल्याण करना। इसी बुक में महाभारत के शांति पर्व का एक उदाहरण दिया गया है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म पितामह वारों की शैया पर लेटे हुए थे गंगा के किनारे, उस समय श्री कृष्ण पांडवों को लेकर वहां पहुंचते हैं और गंगा पुत्र भीष्म से वह रिक्वेस्ट करते हैं कि युधिष्ठिर को शासन या सुशासन का कुछ उपदेश दिया जाए, कुछ उन्हें बताया जाए कि कैसे एक अच्छा शासक काम करता है। गंगापुत्र भीष्म ने बहुत सारे शासन के बारे में, सुशासन से संबंधित वहाँ के उन्होंने उनको बताया है। जो मुख्य मुख्य बातें उन्होंने बताई है कि शासक का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है। अगर शासक अपने सत्ता से चिपका रहता है तो राज्य और शासक दोनों का विनाश होना तय है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि योग्य शासक को हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए और ये विवेकपूर्ण निर्णय अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी योग्य मंत्रियों की सलाह से शासन का कार्य करना चाहिए। इस तरह सुशासन से संबंधित महाभारत का जो शांति पर्व है वो काफ़ी बेहतर है। आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेक्स्ट बुक में जो रेफरेंस दिया गया था उसकी चर्चा हमने आपके सामने रखी है। कुल मिलाकर शासन के स्वरूप, शासक से लेकर शासितों तक जो हमारा ये सफ़र है, सरकारों के जो प्रकार हैं, ये डिस्कशन हमारा लगभग पूरा हो चुका है। इसमें हमने कौटिल्य के स्टेटमेंट से लेके भारत में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में, उसकी चर्चा की और अंत में हमने इनके ऐतिहासिक पक्षों को भी रखने का प्रयास किया। इससे संबंधित हम प्रश्नों को भी लेकर अपने किसी वीडियो में हाजिर होंगे जो स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनका आंसर आपके सामने की रखें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसका किसी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।